ये समझ में नहीं आया कि हेमंत सोरेन को तो 2022 में ही नोटिस दिया था। क्या आप बात करिए, वो खींचते खींचते ले गए और अगस्त 2022 में उनसे जा करके एक मामले में पूछताछ हुई है। तो अभी 24 अब आया है। ऐसा है कि यूरोप में उस समय यूरोप का वर्चस्व था हमारे देश में, तो आप कितना भी पाप करिए, अपराध करिए, आप चर्च में जाके कन्फेस कर लिए और वहाँ के जो पादरी साहब का सर्टिफिकेट मिल गया तो आपको कोई सजा भी नहीं दे सकता था। तो हमारे प्रेम जी आजकल यूरोप के उसी पादरी की भूमिका वैसे ही कि हमारे यहाँ हम सबको सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि ये सारे ईमानदार हैं, ये बेईमान कैसे हो गए। तो उसका तो कोई अर्थ नहीं है। चर्च की इतनी हैसियत थी कि चार्ल्स 14वें को फांसी पर चढ़ा दिया। तो अब वो स्थिति अगर कायम हो जाए तो इनकी बात मानी जा सकती है। देखिए, इसको थोड़ा व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखिए। एक देश जो आध्यात्मिक रूप से समुन्नत था, वो सत्य न्याय पर चलता था, जहां के सच्चाई और न्याय की संपूर्ण विश्व में प्रशंसा होती थी, जहां की दुनिया भर से लोग शिक्षा देने आते थे, अगर अपने कील काई को निकाल करके फिर से शुद्धता की ओर चारों तरफ बढ़ रहा है तो ये सारी समस्याएं पैदा होंगी। उसमें से राजनीतिक शुद्धता, प्रशासनिक शुद्धता वो एक पक्ष है। केवल उतना ही नहीं हो रहा है हमारे देश में, जो कुछ बदलाव हो रहा है उसको व्यापक परिप्रेक्ष्य में क्यों नहीं देखते हैं। आखिर इतने लंबे समय बाद 1993 में एक पूजा बंद कर दी गई और वो न्यायालय ने देखा कि ये किस कारण से और लोग पूजा करने जा रहे हैं। एक अयोध्या के कार्यक्रम से संपूर्ण विश्व, संपूर्ण भारत का गांव-गांव जुड़ता है। तो धीरे धीरे ये देश जो है ना, जो अपने आप को थोड़ा थोड़ा भूल गया था, अपनी नैतिकता को, अपने अध्यात्म को, अपनी अंतःशक्ति को, उसको प्राप्त करके उठ के खड़ा हो रहा है। हमारी राजनीति पर अंग्रेजों के जो ट्रेडिशंस थे, जो उनकी विरासत थे, उसके आधार पर हर एक से एक बेईमान, एक से एक लुटेरे, एक से एक दुराचारी, एक से एक कामुक भोगी सब बन गए थे। जातिवादी, सांप्रदायिक तत्व धीरे धीरे हावी हो गए थे और हम सब लोग राजनीतिक शुद्धता की बात करते थे कि होना चाहिए, सत्ता शीर्ष से भ्रष्टाचार खत्म करो। भ्रष्टाचार केवल पैसे का ही होता है, उसमें तो आचरण भी है। तो कई चीजें जो हमको दिखाई देती है वही नहीं होती है। कुछ चीजें न दिखने वाली भी भूमिकाएं होती हैं जो हो रही हैं। तो इसलिए यह देश जो है व्यापक रूप में बदल रहा है, अपने 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 एक ओरिजिनल स्वरूप को प्राप्त करने की ओर बढ़ रहा है। तो उन सब के पीछे शुद्धता होगी। अगर बीजेपी में बेईमान है ना, तो आने वाला समय इस देश के शुद्धता की लहर उनको भी बाहर करेगी। आप चिंतित मत करो। इसलिए इस समय जो लोग इस शुद्धिकरण के खिलाफ, जो प्राकृतिक रूप से हो रहा है, अब ये छोटे छोटे लोग हैं क्या ये कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं तेजस्वी यादव से आज की स्थिति में प्रेम जी और मैं मिलना चाहूं तो मेरे को भी हफ्ते 10 दिन 15 दिन लग जाएंगे। ये सब छोटे लोग हैं जो अरेस्ट हो रहे हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में मामला चला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम सुनवाई नहीं करेंगे। हम आप जाएंगे तो सुनवाई होगी क्या इस देश में। ये सब बड़े लोग हैं। एक व्यक्ति, मैं कह रहा हूं कि कानून इसको आरोप को छोड़ दीजिए, जो जंगल में रहा है, जंगल में पैदा हुआ है, वो चार्टर प्लेन से चलता है। उसके परिवार का रहन सहन देखिए, उसके घर की गाड़ियां देखिए, क्या ईमानदारी से आ गई है, दिखाई नहीं दे रहा है। लालू प्रसाद यादव का परिवार खेती और उसके अलावा उनके क्या व्यवसाय रहे हैं, जिस हालत में रहे हैं, विदेशों में बच्चे पढ़ते हैं, जाते हैं, सब करते हैं, वो दिखाई नहीं देता है क्या हमको। तो इसलिए ईडी का तो एक छोटा पक्ष है। ईडी तो केवल पीएमएलए में काम कर सकती है कि भाई आपने जो है मनी लॉन्ड्रिंग की है, कैश से काम किया है, उसको दिखाया नहीं है। अब आप देखिए ये सब मामले को आप एक साथ चूंकि मिला दे रहे हैं ना, लगता है कि ईडी ने पूरा आंकड़ा दिया है कि 2.98% जो है इसमें जो है 3% ये केवल राजनीतिक मामले हैं। ये बात सही है कि मोदी सरकार में जितने मामले आए उसमें 95% जो है विदेशी विपक्षियों के खिलाफ है। लेकिन जिनके खिलाफ है, अब हेमंत सोरेन पर जो पहला मामला जो था वो यही था ना कि भैया ये खनन घोटाला 1250 करोड़, उसमें 1250 करोड़ का मामला है। उसमें उनकी संपत्ति का विवरण सब लिया, उसकी आय देखी गई, कहां से आपने इतनी संपत्ति प्राप्त की है। तो इतना तो आसान है नहीं देना। इसमें 7 उनको समन का नोटिस दिया गया। 7वें नोटिस में कहा गया कि आप अगर नहीं आएंगे तो हमें आपके पास आना पड़ेगा। तो 8वें नोटिस में तो पहली बार दिए, उनको कहा कि हमारी बातचीत पूरी नहीं हुई, आप और समय दीजिए। 9वें नोटिस में उन्होंने नहीं किया। फिर 10वें नोटिस भी होगा कि भाई आप नहीं आएंगे तो हमको तो आना पड़ेगा। तब वो गई है और तब छापामारी हुई। 10-10 नोटिस, हमारी आपकी हैसियत है 10 नोटिस डालने के। केजरीवाल को कितने नोटिस चले गए हैं कि हमको आप किस रूप में भेज रहे हैं। सब बड़े लोग हैं भाई, ये सब इतना आसान नहीं। जो क्राइसिस पैदा हुई है उस क्राइसिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके जिम्मे है।
आपसे अगर पूछताछ हो रही है, अगर आप पर भ्रष्टाचार के मामले आपको लग रहा है कि हमारी अरेस्टिंग हुई है, तो आपने अपनी पार्टी की मीटिंग बुला करके आप अपने को त्याग पत्र देकर नेता क्यों नहीं पहले से चुन लिए? आपको 8:30 में ईडी कह रही है कि हम आपको अरेस्ट करेंगे, आप इस मेमो पर साइन करिए। वो कह रहे हैं कि मैं मेमो पर साइन नहीं करूंगा, मैं पहले रिजाइन दूंगा। फिर बहस होती है, फिर ठीक है चलिए राजभवन उनको ले जाया जाता है। वो कहते फिर 9:33 में वो मेमो पर साइन करते हैं तो उनकी अरेस्टिंग होती है। सामान्य घटना थोड़ी होती है। आप अरेस्टिंग कर लेते हो, पहले अपनी पत्नी को बनाने की कोशिश करते हो, जब देखते हो कि उसमें समस्या आ जाती है तब फिर हार करके आपको एक ऐसा नाम देना पड़ता है। अब उस नाम पर भी उसमें असहमति है। आप झारखंड बनने के बाद का पूरा इतिहास देख लीजिए, जब मुकदमे नहीं भी थे 12 मुख्यमंत्री बन गए 24 साल में। अब 12वां मुख्यमंत्री हो गया तो वहां सरकार गिरना उठना चलता रहा। इनको मालूम है कि पिछले चुनाव में बीजेपी से भी लोग छुट के आके हमारे टिकट से चुनाव लड़े हैं, दूसरी पार्टियों के भी लड़े हैं। क्राइसिस होगी तो वो छोड़ के चले जाएंगे, ये भय था तो किया है। इस क्राइसिस के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस है, क्योंकि जब केस हुआ तो आप हट जाइए, हट के लड़िए, केस का मुकदमा लड़िए। अगर इतना ही गलत था तो समन के खिलाफ हेमंत सोरेन क्यों नहीं गए वहां कोर्ट? सवाल तो यही होता है। आप सारे चीजों का, अब तेजस्वी यादव का आप पूछ रहे हैं, तेजस्वी यादव को तो अभी से तो नहीं हो रहा है ना, 2017-18 से चीजें चल रही है। 2022 में भी छापे मारे गए, पूछताछ हुई है। 2023 अब केवल 2024 से जोड़ रहे हैं। और कोई ये मान ले कि नीतीश कुमार उस भय से, नीतीश कुमार पहले छापेमारी में तो हटे नहीं थे। नीतीश जी ने तो अब कारण बताना शुरू कर दिया कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा था, और थोड़ी शांति मुझे आ गई है, मैं हंसने लगा हूं, पहले तो हंस भी नहीं रहे थे। नीतीश जी से पूछे ना कि क्या हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में सरकारी एजेंसियों का पहले भी दुरुपयोग हुआ है। मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकता हूं कि आज नहीं होगा आगे नहीं होगा, वो सब भी आदमी उसमें भी भ्रष्टाचार रहे हैं। लेकिन इसके आधार पर जो कुछ कार्रवाई हो रही है उसको यह कह देना, अच्छा पश्चिम बंगाल की बात होती है, टोटल मामले कोर्ट के ऑर्डर से हुए हैं। ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें कोर्ट वहां की सरकार और पार्टी नहीं गई है, उसके ऑर्डर से हुए हैं। तो इसलिए इस एक फैक्ट को करके, और हम अगर सबको सर्टिफिकेट देने लगे, प्रेम जी एक जगह कह रहे थे कि राज्यपाल को बर्खास्त को, भाई राज्यपाल उसमें क्या करेगा? राज्यपाल ने थोड़ी परिस्थितियों को समझा, देखा, बुला के करा दिया, तो समय लिया थोड़ा है कि आपके समय के अनुसार कि आपने त्याग पत्र दे दिया था, हम उसी समय बुला करके बिना जाने हुए कि बहुमत है कि नहीं, बिना समझे हुए दे दे, ऐसा होता है क्या? तो हमारा देश इस समय, मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, इस देश में भारत की आध्यात्मिकता को, इसके न्यायपूर्ण व्यवस्था को, इसकी सामाजिक समन्वय की व्यवस्था को, इसके स्वाभिमान को, इसके आत्मगौरव को, सबको प्राप्त करने की ओर भारत उठ के खड़ा हो रहा है। उसमें इस देश के संसदीय लोकतंत्र में जो गंदगी है उसकी भी शुद्धता कुछ प्रकृति अपने आप कर रही है, कुछ एजेंसियों के द्वारा हो रहा है, और यह आगे अभी बढ़ेगा। इस देश में इतनी आसानी से नहीं होना है, अभी आगे बढ़ेगा और देश को हजारों ऐसे झटके हटाने के लिए जब रिफॉर्म होता है, जो दिखाई है, दृश्य और अदृश्य दोनों रिफॉर्म होते हैं, तो उसके अनेक झटके लगते हैं और उसके लिए हमको स्वीकार करना पड़ेगा। आज जो चेहरे हीरो बने दिख रहे हैं वो जीरो बनने लायक नहीं थे, हमारे देश ने उनको हीरो बना दिया है। तो जो सच्चाई है वो आज न कल तो जीरो पर जाएंगे भाई, वो प्रोसेस हो रहा है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।